Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about especially for the usage of would of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं खास तौर पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के would के बारे में बात करने जा रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. ध्यान दीजिए, यदि would का अर्थ एक शब्द में कहा जाए तो इसका अर्थ होगा, होता है, या होगा, होगी, होंगे भी हो सकता है, जो किसी क्रिया के साथ ही प्रयोग होता है, यानी इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है. वुड विल का ही एक पास्ट रूप है, यानी विल का प्रयोग हम लोग किसी भविष्य की इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं. वहीं पर वुड का प्रयोग पास्ट की इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी पास्ट के किसी कार्य को करने की इच्छा से वुड का प्रयोग किया जाता है, और भविष्य के किसी कार्य को करने की इच्छा को बताने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है. अब ये दोनों में कॉमन एक बात है कि विल अपने बाद में भी V1 लेता है और वुड भी अपने बाद में V1 ही लेता है. तो अब दोनों में अंतर यह है कि एक तो फ्यूचर के लिए हुआ और एक बीते हुए समय के लिए हुआ. अब जब विल के बाद V1 का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्रिया के साथ गा, गी और गी, और ये किसी भविष्य में किसी कार्य को करने की इच्छा को बोध कराता है. वहीं पर वुड की बात किया जाए तो यहां इसका अर्थ है, यानी वुड प्लस V1 जब लगा रहेगा तो यहाँ पर V1 यानी क्रिया का अर्थ आ जाएगा, और उसके साथ ता होगा और तो फिर ती होगी और ते होंगे लगाया जाएगा, या करता होगा, ई करती होगी, ई करते होंगी, और भी इसका अर्थ सेंटेंस के अनुसार लगाया जा सकता है, जो आगे हम लोग को मिलने वाला है. अब इसमें ध्यान रखिए कि जब हम लोग ता होगा, ती होगी, ते होंगे का व्यक्त करते हैं वुड से, तो इससे ये पास्ट का किसी कार्य का बोध होता है. जैसे वह पढ़ता होगा. अब ऐसे देखने से आपको लग रहा है कि यह भविष्य की बात को कह रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि वो पढ़ता होगा यदि कह रहे हैं तो इसमें एक और बात छिपा हुआ है. आज कोई व्यक्ति सफल हो गया या एक आईएएस बन गया, और तब अब आपको ये फील हुआ कि वो आईएएस ऐसे ही नहीं बना, वो काफी पढ़ता होगा, यानी कि आज वो आईएएस बन गया तो बिना पढ़े तो बनेगा नहीं, यानी वो कह रहा है कि वो पढ़ता होगा तभी वो आईएएस बना है. यानी पास्ट की बात को बताया गया यहाँ से, ता होगा, ती होगी, ते होंगी कर, न कि फ्यूचर की बात हो. तो ध्यान रखिए. तो दूसरा चीज कि यहाँ पर या करता होगा, ई करती होगा, होगी, ये करते होंगे का अर्थ यदि लगाते हैं तो इससे ये बोध होता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में कार्य को रेगुलरली करता था, यानी उसकी पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए किया जाता है. जैसे महात्मा गांधी सूत काटा करते थे, या महात्मा गांधी रोज सूत काटा करते थे, तो या करता था, ई करती थी, ये करते थे का यहाँ अंत में आपको दिखा सेंस. तो ऐसे में हम
वुड प्लस V1 का ही प्रयोग करते हैं। यानी दो बात यहाँ क्लियर हुआ, एक तो कोई व्यक्ति पास्ट में किया है कार्य को तो उसे बताने के लिए यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति की आदत हो किसी कार्य को करने के लिए तो उससे भी वुड प्लस V1 का प्रयोग कर कर वाक्य को दर्शाते हैं या बनाते हैं। अब नेक्स्ट, वुड प्लस B प्लस V3 का प्रयोग जब हम करते हैं तो ध्यान रखें वुड प्लस V1 का ही यह पैसिव रूप है, यानी पैसिव वॉइस है। तो ऐसे स्थिति में इसका अर्थ जो होता है क्रिया के साथ, भी का मतलब यहाँ क्रिया है, वर्ब है, तो क्रिया के साथ या जाता होगा, ई जाती होगी और ए जाते होंगे लगाया जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता होगा तो वहां पर हम लोग बनाएंगे चिल्ड्रन वुड बी टॉट। अब यहां पर जो पढ़ाता होगा कोई ना कोई टीचर ही होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग वुड प्लस B प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह वुड प्लस V1 का ही पैसिव रूप है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है वुड प्लस B प्लस नाउन। जब वुड प्लस B प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे स्थिति में किसी संभावना को व्यक्त करने लगते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर होगा, या वह है एक कंप्यूटर होगा या होगी। तो ध्यान रखिए वुड प्लस B प्लस नाउन जब जुड़ा होगा तो ऐसे में नाउन के साथ होगा, होगी, होगी के प्रयोग करेंगे और इससे संभावना व्यक्त करते होंगे। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, वे उसके पिताजी होंगे। तो ऐसे में हम लोग वुड प्लस B प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पिताजी यानी फादर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ही वुड बी हिज फादर, यानी यहाँ पर नाउन आया हिज फादर, इसलिए बताया मैंने कि वुड प्लस B प्लस नाउन का प्रयोग कर कर हम लोग संभावना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान रखिए, अब हम लोग इसी को यदि परफेक्ट फॉर्म में यूज करें, परफेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। परफेक्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई कार्य जो हो चुका है अब वो होने के लिए बचा नहीं है, यानी वो भी कैसे हो चुका है तो पूर्ण रूप से हो चुका है। तो ऐसे में वहां पर वुड प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस सिचुएशन में वुड का प्रयोग कर हम क्यों करेंगे। ऐसे तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी किसी कार्य को पूर्ण हुए कार्य को व्यक्त कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखिए इसमें और अन्य सेंटेंस में क्या अंतर है। जैसे और भी इसके पहले शुड है प्लस V3 का भी प्रयोग हुआ था, तो उसमें हम लोग किसी एडवाइस जैसे बातों को व्यक्त करने के लिए वहां पर, यानी कोई व्यक्ति एडवाइस दे रहा था किसी कार्य को पूर्ण हो जाने के लिए, यानी कि भविष्य में उसे ऐसा कर लेना चाहिए था। वो कह रहा है कि हाँ कर लेना चाहिए था। ये सेंस हम कह सकते हैं ये पास्ट की उसे वहां उससे मिल लेना चाहिए था। तो ऐसे सेंस में हम लोग सूट प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं और वहां पर एडवाइस का व्यक्त करता है, और वहीं पर वुड प्लस है प्लस V3 ऐसे में यह अर्थ हमारा इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी पूर्व में, यानी भूतकाल में कोई कार्य ऐसा लगता है कि, या आपकी इच्छा है ऐसा है कि मैं ऐसा काम कर चुकूंगा या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर लिया होगा, तो ऐसे स्थिति में हम लोग या जा चुकेगा, ये जा चुकेगी, ये जा चुकेंगे का अर्थ लगाते हैं, या गया होगा, ये गई होगी, या ये गए होंगे का अर्थ लगाते हैं। जैसे वह एक कार खरीद चुका होगा, यानी कि
ऐसे स्थिति में इच्छा उसकी थी, आप ये व्यक्त कर रहे हैं कि वो, या आपकी इच्छा है कि वो कार खरीद चुका होगा, तो ऐसा लग रहा है आपको, तो उस स्थिति में वहां पर व्यक्त करेंगे यानी एक्सप्रेस करेंगे ही वुड हैव बॉट अ कार। नेक्स्ट, वहीं पर यहां ध्यान रखिए कि वुड हैव प्लस बीन प्लस V3 का जब प्रयोग करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर ध्यान रखिए यह एक्टिव वॉइस है और इसी का पैसिव वॉइस हमारा वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाता है, यानी एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। ऐसे स्थिति में इसका अर्थ वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 का अर्थ है किसी वाक्य में लगाया जाता है को जो लगेगा वो किसी सब्जेक्ट में जो प्रयुक्त ऑब्जेक्ट होता है उसी के साथ लगेगा। को क्रिया यानी क्रिया के साथ फिर जोड़ेंगे, को प्लस क्रिया जोड़ेंगे या जा चुका होता, या को क्रिया यहाँ जोड़ेंगे ई जा चुकी होती, को क्रिया जोड़ेंगे यहाँ पर जो क्रिया वहां दिया होगा ये जा चुकी होते। जैसे इन बच्चों को पढ़ाया जा चुका होता, यानी आपकी इच्छा ऐसा है, ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए ऐसा आपकी इच्छा है कि ऐसा कार्य हो चुका होता, तो ऐसे स्थिति में हम लोग पैसिव फॉर्म पर उस सेंटेंस को बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर वुड हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वुड हैव बीन के बाद V4 का प्रयोग भी करते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग पास्ट के बीते हुए कार्य को कंटिन्यू जारी होने के लिए या होते रहने के लिए, यानी बोलते तक होते रहते हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे में वुड हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, ऐसे में क्रिया के साथ रहा होगा या रही होगी क्रिया के साथ जोड़ेंगे और क्रिया प्लस रहे होते, या ऐसे भी कर सकते हैं रहा होता, रही होती, रहे होते, जिससे हम लोग एग्जाम्पल में या एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। कह सकते हैं जैसे ही वुड हैव बीन रीडिंग सिंस 1980, यानी वह 1980 से पढ़ रहा होता। ये कंडीशन में ज्यादा अच्छा लगता है, कंडीशनल सेंटेंस में। यानी जैसे यदि कह सकते हैं कि यदि हम दादाजी होते या उसके पिताजी होते तो आज उस समय से यानी 1980 से आज भी वो पढ़ रहा होता। तो ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। वुड हैव प्लस 2 प्लस V1 एक इन्फिनिटिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में 2 प्लस V1 का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो इन्फिनिटिव के रूप में माना जाता है। और ऐसे में हमारा भ प्लस ना प्लस पढ़ता है, पढ़ता या भ प्लस नी पढ़ती, भ प्लस नी पढ़ते का अर्थ इस स्ट्रक्चर का लगाया जाता है। यानी ऐसे में ये व्यक्त होता है कि कोई कार्य उसे करनी होती, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी मजबूरी होती किसी कार्य को करने का, है ना। जैसे ही वुड हैव टू मीट हर, उसे उससे मिलना पड़ता, यानी कि वो जो इसमें ये सेंस है कि वो मिल नहीं पाया, किसी कारणवश वो मिल नहीं पाया, तो कह रहा है आज मुझे उसे पीटना पड़ता, आज मुझे 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता यदि एक अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते तो इस सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए। इसी तरह वुड कीप ऑन प्लस V4
का प्रयोग करते हैं। इससे भी किसी कार्य को ये इच्छा व्यक्त किया जाता है कि वो काम जारी रहता है या जारी रहने का पास्ट में उम्मीद किया जाता है, इच्छा किया जाता है, डिजायर को व्यक्त किया जाता है। जैसे ऐसे स्थिति में इस स्ट्रक्चर का सेंस यानी अर्थ लगाया जाता है क्रिया के साथ ते रहता, ती रहती और ते रहते। जैसे ही वुड कीप ऑन गोइंग, वो यानी इसका अर्थ हुआ कि वे या वह जाते रहता या वे जाते रहते। आई वुड कीप ऑन प्लेइंग, यानी मैं खेलते रहता। शी वुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पूछती रहती। यानी अगर वो होती तो वो क्वेश्चन, अभी ऐसा सिचुएशन बना है कि वो कह रहा है कि यदि वो रहती तो वो क्वेश्चन पूछती रहती। यानी कि ये ज़्यादातर सेंटेंस हम लोग एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, ये किसी कंडीशन में जुड़कर यदि करें तो और ज़्यादा बात को क्लियर होगा, और जिससे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, वुड प्लस लाइक या लव प्लस टू प्लस भी, ऐसे सेंटेंस से भी हम लोग इच्छा को व्यक्त करते हैं। ऐसे में भाव के साथ ना चाहूँगा, नी चाहूँगी या ना चाहूँगी और ना चाहेंगी का अर्थ लगाया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमिताभ बच्चन टू से समथिंग ऑन द स्टेज। जैसे इसका अर्थ हुआ कि मैं अमिताभ बच्चन को स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुलाना चाहूँगा। तो ऐसे में वुड लाइक का प्रयोग करते हैं, और भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहूँगा। इसी तरह लव का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वुड लव टू टॉक विथ पीपल, मैं लोगों के साथ या बात करना पसंद करना चाहूँगा या चाहूँगी। जो भी सेंस लगाए, जो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप अर्थ लगाएंगे। वहीं पर हम लोग अपनी किसी पसंद को व्यक्त करने के लिए या किसी चीज़ों में ज़्यादा हम लोग वैल्यू देने के लिए एक अन्य चीज़ से वुड प्लस रैदर प्लस V1 प्लस देन प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, या वुड प्लस प्रीफर प्लस टू प्लस V1 प्लस देन प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। दोनों से सेम सेंस निकल कर आता है। यानी कि जब हम इसका अर्थ लगाते हैं तो उसमें जो पहला देन के बाद वाला क्रिया को पहले रखते हैं और तब जाकर उसमें ने जोड़ते हैं, और तब से अच्छा, से यहाँ पर देन के लिए है और तब अच्छा रैदर के लिए है, और तब उसके बाद फिर V1 जो इसमें एक और दिया है यहाँ पर अर्थ रख देते हैं हम लोग, और तब ना होता या होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, से अधिक पसंद है, यानी किसी चीज़ से ज़्यादा पसंद हमको ये है। जैसे मुझे कूलर से ज़्यादा AC पसंद है, तो ऐसे में वुड रैदर प्लस V1 प्लस देन प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। मुझे भीख मांगने से ज़्यादा मर जाना पसंद है, या मैं मर जाना चाहूँगा, ऐसे सेंस में प्रयोग करते हैं। उसी तरह वुड प्रीफर टू V1 प्लस देन प्लस V1, ये आपको पसंद यानी चॉइस करने के लिए करते हैं। जैसे मैं चाय पीने से ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, या मुझे पसंद है, या मैं पसंद करता हूँ, यानी मैं चाय पीने से ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, ये भी लगा सकते हैं। या करता भी मैंने, यानी चाय पीना यानी कॉफ़ी पीना पसंद करता या ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि चाय पीने से ज़्यादा कॉफ़ी पीना बेहतर होगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। 2-3-4 सेंस है, जो भी लगाएं आप। मैंने पहले ही बताया, आज बारीकी से बारीकी ऐसे बात को बताएंगे जो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा और कहीं भी समस्या खड़ा नहीं होने देगा। कहीं भी हिंदी से किसी अंग्रेजी से हिंदी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे किसी सेंटेंस को, या चाहे किसी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें,
किसी सेंटेंस को, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है, न कि हमें पूरा करना है। और ये सारा प्रयोग है आपको किसी न किसी सेंटेंस में रेगुलरली मिलता ही है। अब हम लोग ये आपको सेंस को कंप्लीट कर चुके, इतने इतने इसके सेंस है, और भी इसके सेंस यदि बात करें तो और भी इसका सेंस है। वुड के साथ यदि डैट का प्रयोग कर दे तो यह आप में या इससे स्ट्रॉन्ग डिजायर का बोध होता है, और इसका अर्थ होता है काश वे होते तो मुझे इतना समस्या नहीं होता, काश वे या काश वह सफल हो जाता, क्या काश उसका बिल्डिंग ढह जाता। यानी अच्छे कामना और बुरे कामना दोनों हम लोग कर सकते हैं, और दोनों ऐसे लोग मिलते हैं हमारे समाज में, इसलिए ऐसा आपको सेंस आ गया। उसके बाद एक सेंस हम लोग और भी स्पष्ट करेंगे कि वुड प्लस V1 और वुड हैव प्लस V3 ये दोनों से पास्ट की बात को व्यक्त करते हैं। तो कब वुड के बाद V1 का प्रयोग करेंगे और कब वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, इसमें भी काफी भारी कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग ऐसे तो जनरली सबका सेंस अर्थ के अनुसार भी पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी साथ साथ पढ़े, लेकिन एक बार फिर से एग्जाम्पल हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ हम लोग कंडीशनल जो सेंटेंस एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे थे वो भी यहाँ पर हम लोग स्पष्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, पहला चीज है कि मैंने पहले ही बताया कि वुड जो है विल का ही ये पास्ट रूप है, यानी कि जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे विल को तो वो वुड में बदलेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे ही सेड उसने कहा आई विल बाई ए कार, उसने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। अब यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन होता होगा कि आई के और वी के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, तो हम विल का क्यों प्रयोग किए। तो ध्यान रखिए, मैं कल भी बताया था कि विल का जो प्रयोग है वुड से ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वुड से किसी नॉर्मली काम को, भविष्य के कार्य को बताते हैं, और वुड से हम लोग किसी भविष्य में किसी कार्य को करने की इच्छा को बताते हैं। और जनरली हम जो भविष्य के किसी कार्य को बताएंगे तो हमारा इच्छा ही होता है करने के लिए, इसलिए विल सेल से ज्यादा बेहतर है करना। इसलिए यहाँ पर आज के डेट में विल और वुड में कॉमन हो चुका है, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विल का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है वुड से। तो आई विल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, तो ये मेरा इच्छा हो गया। यदि सेल से करेंगे तो फिर इच्छा बोध नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर विल को ज्यादा चुने, यानी ज्यादा बेहतर चुने। यानी आई, जैसे जस्ट यहाँ पर आपको मिला चुनने के लिए, आई वुड रेदर सेलेक्ट क्या विल देन सूट, यानी मैंने सूट से ज्यादा विल को सेलेक्ट किया, यानी चुना। तो वहां पर यहाँ वही बात हम अंग्रेजी में कर रहे हैं, यानी बोलने को हमेशा मिलता है, तो हम यदि जानते रहेंगे ये सब का यूज तभी तो बोलेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए, जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का टोल्ड होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा यहाँ पर, और ही यहाँ हुआ। ही के साथ हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विल का पास्ट रूप वुड होता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि वुड है, और हम लोग वुड में क्यों इसको बदले, क्योंकि ये वाला सेंटेंस, इधर का एक सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए इधर का भी सेंटेंस को पास्ट में ले जाएंगे। तो हम लोग सेंटेंस को नहीं ले जा करके वहाँ पर ध्यान रखिए उस सेंटेंस के वर्ब को चेंज कर देते हैं पास्ट में, तो वही सेंटेंस पास्ट में होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा वुड बाई अ कार, और यहाँ पर भी, यहाँ पर अर्थ यदि कहेंगे तो उसने कहा था कि मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ पर भी सेम उसी तरह प्रयोग हो रहा है जैसे यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यानी उसने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ भी वही अर्थ है, उसने कहा था कि मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लगेगा, यहाँ पर होगा होगी नहीं लगा सकते हैं, ता होगा ती होगी
करते होंगे नहीं लगा सकते हैं, या खरीदता होगा, ये सब सेंस नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यानी हम लोग विल का भी यहाँ स्पष्ट कर लिए और वुड का भी स्पष्ट कर लिए। अब हम लोग वुड से अब यहाँ पर हम लोग ये दोनों व्यक्त करेंगे। पहला की ता होगा, ती होगी, और या करता होगा, ये करती होगी। ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए, ही वुड वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता होगा। सी वुड मीट हिम, वह उससे मिलती होगी। तो यहाँ पर संभावना इस दोनों से पॉसिबिलिटी का बोध करा रहे हैं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन सूत काटा करते थे, या करते होंगे भी कर सकते हैं, या करते थे भी कर सकते हैं। या करता होगा, या करता था, ये करती थी, ये करते थे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बोध करते थे या व्यक्त करते थे, सेम उसी तरह हम लोग इसको भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर भी यूज टू का प्रयोग कर हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, या तो वुड का प्रयोग कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंड मदर वुड टेल स्टोरीज एवरी इवनिंग। यानी कह रहा है कि जब मैं बच्चा था तो मेरी दादी रोज, यानी रोज शाम को कहानियां सुनाया करती थी। यानी दादी की आदत थी कि वो रोज कहानी सुनाया करती थी। तो दो सेंटेंस में यदि ज्वाइन कर या जोड़कर व्यक्त करें ऐसे सेंटेंस को बहुत सारे, तो ज्यादा बात क्लियर निकल कर आएगा, यानी स्पष्ट होगा। नेक्स्ट, अब इसी का हम लोग पैसिव वॉइस को यदि व्यक्त करें तो देखिए, स्टोरीज वुड बी टोल्ड बाय माय ग्रैंड मदर। यानी स्टोरी यानी कहानियों को मेरी दादी के द्वारा सुनाई जाती थी, या सुनाई जाया करती थी। नेक्स्ट, सी वुड बी इनवाइटेड बाय अस, यानी उसको हम लोगों के द्वारा बुलाया जाएगा या बुलाया जाता होगा, ये भी कह सकते हैं। उसे हम लोगों के द्वारा बुलाया जाता होगा, यानी या उन लोगों को भी बुलाया जाता होगा। यहाँ पर दे सकते हैं दे वुड बी इनवाइटेड बाय अस। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित करना होता है, यानी सी वुड बी इनवाइटेड बाय अस, यानी उसे हम लोगों के द्वारा आमंत्रित किया जाता होगा। यानी पास्ट की ऐसी बात को बताने के लिए कह रहा है। या ये भी कह सकते हैं दिस वर्क वुड बी डन बाय हिम, इस काम को उसके द्वारा किया जाता होगा या पूरा किया जाता होगा, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला है हमारा, इस पर वुड बी प्लस नाउन। ध्यान रखिए, हिज ग्रेट फादर वुड बी 70, यानी उसके दादाजी 70 के हो गए होंगे, यानी 70 वर्ष ओल्ड के हो गए होंगे, यानी 70 ईयर्स ओल्ड भी कह सकते हैं हम लोग, या 70 भी कह सकते हैं। यानी कि ये संभावना जता जा रहा है या जता रहा है कि ऐसा उनके दादाजी 70 वर्ष के हो गए होंगे। या ही वुड बी हिज फादर, वह उसके पिताजी होंगे, यानी संभावना है कि उसके पिताजी होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी बात है। नेक्स्ट, दे वुड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट फॉर्म को, तो ध्यान रखिए, दे वुड हैव डन दिस वर्क, यानी वे लोग इस काम को पूरा, यानी डन का मतलब करना भी कह सकते हैं, यानी किया जा चुका, यानी वे लोग इस काम को कर चुके होंगे। तो यहाँ बताया था कि या जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ये जा चुके होंगे का प्रयोग करना है ऐसे सेंटेंस में अर्थ लगाते समय। नेक्स्ट, अब हम लोग इसी का पैसिव वॉइस यदि कहेंगे तो ध्यान रखिए, तो हम लोग दिस वर्क को इधर लेकर आ गए, तो दिस वर्क वुड हैव बीन डन बाय देम, यानी इस काम को उन लोगों के द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। तो इस काम को, तो मैंने बताया को लगाना है, क्रिया में या जा चुका होगा या जा चुका होता, ये भी कह सकते हैं। यानी हम लोग दो तरीका से यहाँ पर अर्थ लगाएंगे। यदि किसी सेंटेंस को अकेला रखा गया होगा
तो वहाँ पर दिस वर्क वुड हैव बीन डन बाय हिम का अर्थ होगा कि इस काम को उन लोगों के द्वारा पूरा किया जा चुका होता भी कह सकते हैं, या पूरा किया जा चुका होगा भी कह सकते हैं। दोनों सेंस में प्रयोग करेंगे। अब ये ता का जब सेंस लगाएंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा, तब वहाँ पर ता का सेंस लगाएंगे, यानी ऐसे स्थिति में इस सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस होना चाहिए, और अकेला रहेगा तो गागेगी की ही अर्थ लगाएंगे। नेक्स्ट, ही वुड हैव बीन अर्निंग सिंस 1980। अब यहाँ पर हमारा वुड हैव बीन प्लस बिफोर के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं हम। तो ही वुड हैव बीन अर्निंग सिंस 1980, यानी वह है 1980 से कमाते या कमा रहा होता। वह है 1980 से कमा रहा होता। ये ऐसे में इसका अर्थ लगाएंगे। और भी कह सकते हैं शी वुड हैव बीन हेल्पिंग सिंस 1980, यानी वहाँ होगा कि सी का अर्थ हुआ वह 1980 से मदद कर रही होती। नेक्स्ट, अब हम लोग वुड हैव प्लस टू प्लस भी वन का अर्थ समझेंगे। आई वुड हैव टू बे, यानी मैं भीख मांग या सॉरी मुझे भीख मांगना होता या पड़ता, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसे कोई मजबूरी थी कि ऐसा करना पड़ता, या मजबूर था वो ऐसा काम करने में, ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा करना नहीं पड़ा का ये सेंस दे रहा है, यानी उसे मुझे भीख मांगना पड़ता। ये भी किसी सेंटेंस में जाएगा तो बात क्लियर करेगा। जैसे यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो मुझे भीख मांगना पड़ता, यदि मेरा भाई नहीं होता तो मुझे आज भीख मांगना पड़ता, या मुझे भीख मांगना पड़ता पास्ट की बात को। आई, अब नेक्स्ट यहाँ वुड कीप ऑन बिफोर, ध्यान रखिए आई, जैसे आई वुड कीप ऑन रीडिंग, यानी इसका अर्थ होगा यानी मैं पढ़ती रहता। आई वुड कीप ऑन रीडिंग, मैं पढ़ते रहता। शी वुड कीप ऑन गोइंग, वो जाते रहती। दे वुड कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर, वे लोग गरीबों की मदद करते रहते। तो ऐसे सेंस में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब वुड लाइक या वुड लव प्लस टू प्लस भी वन पर हम लोग करेंगे, जिसका अर्थ ना चाहूँगा अर्थ होता है। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, यानी मैं कुछ कहना चाहूँगा। उसी तरह सी वुड लव टू टॉक विद यू, यानी कि वह आपके साथ बात करना चाहेगी। लव का भी वही अर्थ है, पसंद करना या चाहना, या लव करना प्यार। तो यहाँ पर प्यार का सेंस लगाएंगे तो अर्थ नहीं लगेगा, लाइक का ही अर्थ लगेगा। नेक्स्ट, और प्लस वुड रेदर प्लस टू प्लस देन प्लस भी वन के भी अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे आई वुड, ऐसे में हम लोग क्रिया के साथ जो जोड़ते हैं, यानी दूसरे क्रिया में ने जोड़ देते हैं, और तब से अच्छा और तब लेकर दूसरा क्रिया, तब ना होता या होगी या पसंद है के अर्थ में करते हैं। जैसे आई वुड रेदर डाई देन बे, इसका अर्थ हुआ कि मैं भीख मांगने से, ये भाव के रूप में वेग है, यानी मैं भीख मांगने से ज्यादा मर जाना पसंद करता, ये भी अर्थ में कर सकते हैं। या मुझे भीख मांगने से मर जाना अच्छा होता, ये भी अर्थ में लगा सकते हैं आप। दो अर्थ में इसका अर्थ लगा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि मैं भीख मांगने से मर जाना पसंद करूंगा या मर जाना चाहूंगा, ये भी अर्थ लगा सकते हैं। यानी क्योंकि हमारा वुड का प्रयोग चाहना ऑलरेडी छिपा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिए। दूसरा, आई वुड प्रेफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, यहाँ जोड़ सकते हैं। यानी मैं एग्जामिनेशन यदि जोड़ देंगे इन द एग्जामिनेशन तो होगा मैं परीक्षा में कॉपी यानी नकल करने से ज़्यादा फेल हो जाना पसंद करूँगा, है ना, या पसंद है, ये भी कह सकते हैं। या मुझे कॉपी यानी एग्जाम में नकल करने से ज़्यादा
ज़्यादा फेल हो जाना चाहता या हो जाना चाहूँगा, ये भी अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वुड रेदर, और भी दे सकते हैं, आई वुड रेदर प्रेफर टू टेक कॉफी देन टी, यानी इसका अर्थ हुआ कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा या कॉफ़ी लेना चाहूँगा, या मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी लेना पसंद है, ये भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग ऑन रियल कंडीशन की बात करने जा रहे हैं, यानी ऐसा कंडीशन, यानी कह सकते हैं कि वुड यूज टू एक्सप्रेस ऑन रियल कंडीशन और अनफुलफिल्ड एक्शन, यानी वुड से हम लोग ऑन रियल कंडीशन यानी अनरियल में असत्य कार्य को व्यक्त करते हैं, यानी रियल में यानी वो सही में वो कार्य नहीं हो सकता है, तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए, या अनफुलफिल्ड एक्शन यानी कि जो पूर्ण नहीं हो पाया, ऐसे कार्य को केवल बताने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऐसे में देखिए, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, दो सेंटेंस इसमें करेंगे क्योंकि अनरियल कंडीशन है, कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस जब भी प्रयोग होता है कम से कम दो सेंटेंसों के साथ होता है, तो ध्यान रखिए। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, अब यहाँ ध्यान रखिए अनरियल हो ये बात है, यानी न चिड़िया हुईगा और ना ही आकाश में उड़िएगा, तो यहाँ आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वुड के बाद यहाँ भी वन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट की इच्छा को व्यक्त करते हैं, अनरियल कंडीशन को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वुड के बाद भी वन का प्रयोग है। यदि मैं चिड़िया होता, तो ऐसे स्थिति में आई के साथ वॉज न लगाकर वर का प्रयोग करते हैं, ही के साथ वर का प्रयोग करते हैं, सी के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर अर्थ हुआ यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, अनरियल कंडीशन है, यानी कि ये रियल नहीं हो सकता 99%। नेक्स्ट, इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते या किए होते या कर चुके होते, तो यू वुड हैव पास्ड, तो तुम सफल हो चुके होते, यानी आज यदि ऐसा किए होते कठिन परिश्रम, तो आज तुम्हारी सफलता हाथ में हो गई होती, ये बात कह रहा है। तो ऐसे सेंटेंस से पास्ट को व्यक्त किया जाता है, तो पास्ट को व्यक्त यानी ऐसा कार्य जो अभी ये जो पूर्ण रूप से वो पास्ट में हो चुका है, ऐसा अब उस कार्य को हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में वुड के बाद है प्लस भी का प्रयोग करते हैं। और जब पास्ट में कोई कार्य हो चुका होने का बोध न होता हो, ऐसा है कि जो प्रेजेंट की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखिए वुड से हम लोग प्रेजेंट की भी इच्छा को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वुड का प्रयोग कर और ह्यूअर का प्रयोग करते हैं कंडीशन सेंटेंस में। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, तो यदि मैं चिड़िया होता का मतलब कि मैं पहले से भी रहता और अभी भी चिड़िया रहता होता, तो मैं आकाश में उड़ता, यानी अभी भी मैं आकाश में उड़ता। देखने से पास्ट लग रहा है लेकिन सेंस है प्रेजेंट का भी, और ये देखने से भी पास्ट है और पास्ट को व्यक्त भी कर रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते या कर चुके होते तो तुम सफल हो गए होते, इच्छा व्यक्त कर रहा है आगे। तो यहाँ पर यानी बीते हुए बात को बताया जा रहा है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, तो आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैं कार खरीद लिया होता, यानी आज भी मेरे पास, यानी आज हमारे पास कार होती, यानी पास्ट में ही मैं काम कर लिया होता कार खरीदने का, जो खरीद नहीं पाया का भी सेंस है। नेक्स्ट, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित किए होते यानी बुलाते, तो आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन में यानी कार्यक्रम में उपस्थित हुआ होता, यानी
कि न वो किया न वो आया, यानी ये हुआ, ये दोनों तीनों कार्य से अनफुलफिल्ड एक्शन, यानी एक्शन विच कैन नॉट कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम इज एक्सप्रेस्ड, यानी ऐसे सेंटेंस से ऐसा कार्य जो पास्ट में हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं उसका बोध हो रहा है। इस सेंटेंस से हम लोग प्रेजेंट के एक्शन को बता रहे हैं कि आज भी ऐसा हुआ होता है। यदि मैं तुम होता, यानी मेरी जगह पर तुम होते तो इस काम को कर लिए होते, तो ऐसे में हम लोग प्रेजेंट को दर्शाते हैं तो वहां पर वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, वुड प्लस V1 जब यदि इसके साथ सेंटेंस जुड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में कंडीशन बताने के लिए, यानी इफ के साथ जब जुड़ा होता है ये तो प्रेजेंट को बताता है, और एक सेंटेंस इफ के साथ जब जुड़ा होता है तो वुड हैव प्लस V3 जो प्रयोग होता है उस सेंटेंस को पास्ट में हुए कार्य को बताने के लिए करते हैं, और वुड प्लस V1 से प्रेजेंट में होने वाले अभी रहने के लिए वैसा कुछ काम को या इच्छा को व्यक्त करते हैं कि आज ऐसा रहते तो ऐसा कर लेते। ध्यान रखें, वुड प्लस डैड का अर्थ होता है काश, जैसे वुड डैड काश आई वेयर अ चाइल्ड अगेन, काश में फिर बच्चा हो जाता, दोबारा एक बच्चा हो जाता, यानी कि फिर से आज मैं यंग हो गया हूँ, ये सेंस है कि मैं यंग हो चुका हूँ, मैं फिर से यदि बच्चा हो जाता तो फिर पहले बचपन जैसा मैं खेलता, इतना हमें पढ़ने लिखने का टेंशन नहीं होता, काज करने का टेंशन नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम वुड डैड का प्रयोग करते हैं, आई वेयर अ चाइल्ड अगेन, और ऐसे सेंटेंस यानी वुड डैड से जो सेंटेंस व्यक्त करते हैं तो ऐसे सेंटेंस से एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, वुड हैव हैड 2 प्लस V1 का जो प्रयोग करते हैं तो ऐसे में हम लोग किसी पास्ट में मजबूरी वश कोई काम को किया होता, यानी करना पड़ता के सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर वुड हैव प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह हमारा यहाँ पर वुड हैव हैड 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान तो वुड है, वुड अपने बाद हैव को लिए हैव V1 के रूप में है, और यहाँ पर हैड V3 के रूप में है, क्योंकि हैव अपने बाद V3 लेता है, और यहाँ पर 2 प्लस V1 इंफिनिटिव है। तो ऐसे में इसका अर्थ लगाया जाता है ना पड़ा होता, नी पड़ी होती, नी पड़े होते। जैसे आई वुड हैव हैड टू अर्न मनी, यानी मुझे पैसा कमाना पड़ा होता, यानी यदि इसमें सेंस ये है कि यदि यदि मेरा भाई नहीं होता है या कोई मदद करने वाला नहीं होता तो मुझे पैसा कमाना पड़ता। तो ये सेंस व्यक्त हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।